हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जीके की क्लास 9th। अभी तक हमने क्लास 8th तक कंप्लीट कर लिया है। क्लास 8 तक हमने पढ़े हैं फंडामेंटल राइट्स, जिनको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे शॉर्ट में डीपीएसपी कह सकते हैं। परिचय, इंट्रोडक्शन। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के वे सिद्धांत हैं जिनका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है। ये तत्व भारतीय सरकार को नीतियां बनाते समय मार्गदर्शन देते हैं। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स डीपीएसपी आर गाइडलाइंस गिवन in the Constitution of India to the government for establishing a welfare state. इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो संविधान में दिए गए हैं, जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए सरकार को नीतियां बनाने में मदद करता है। मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसी गाइडलाइंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं, जो गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं स्टैब्लिश करने के लिए एक वेलफेयर स्टेट। बट गाइज, ये वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पर गवर्नमेंट अपने नागरिकों, अपने सिटीजन्स की भलाई, गुडनेस के लिए उन्हें शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, इन सब की जिम्मेदारी लेता है और सबको समान अवसर, सेम अपॉर्चुनिटी देती है सरकार, या देने की कोशिश करती है। तो उसे कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश करना या बनाना। तो दैट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। गाइस, संवैधानिक आधार, डीपीएसपी के संवैधानिक आधार, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। फर्स्ट है, यह है भारतीय संविधान के भाग 4 या पार्ट 4 में दिए गए हैं। सेकंड है अनुच्छेद 36 से 51, आर्टिकल्स 36 टू 51 तक वर्णित हैं। एंड लास्ट है, इनकी प्रेरणा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से ली गई है। गाइस, डीपीएसपी की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय स्थापित करना इनका उद्देश्य है। एक बार इंग्लिश में भी, दे आर नॉन जस्टिसेबल, कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट्स, दे एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट, एम टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सो गाइज, यहाँ पे नॉन जस्टिसेबल का मीन हम समझेंगे। इसका मतलब है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। मीन्स अगर कोई व्यक्ति अदालत में जाकर इन्हें लागू करवाने की मांग करता है तो इनको लागू नहीं करवा सकते। मीन्स ये नॉन जस्टिसेबल है। नेक्स्ट है, ये सरकार के लिए गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस है या मार्गदर्शक है। मतलब ये सिर्फ सरकार को गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। नेक्स्ट है, इनका उद्देश्य होता है आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करना। सो गाइज, इसमें फर्स्ट है आर्टिकल 38 विच इज प्रमोट वेलफेयर, मीन्स लोक कल्याण को बढ़ावा देना, लोक कल्याण का बढ़ावा। इसमें क्या होता है? इसमें है कि जो स्टेट है, राज्य है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि सभी सिटीजन्स, सभी नागरिक, ऑल सिटीजन्स, इन सबका कल्याण हो, सबका वेलफेयर हो, सभी को सोशली, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। राज्य की ड्यूटी है, राज्य सरकार की ड्यूटी है कि वो इनइक्वालिटी को कम करे, इनइक्वालिटी कम हो, असमानता कम हो। मीन्स सरकार ऐसी नीतियां, ऐसी स्ट्रेटजी बनाए जिससे कि अमीर गरीब का अंतर खत्म हो और सभी का विकास हो, सभी के लिए डेवलपमेंट हो, सभी का विकास हो। सो दैट इज प्रमोट वेलफेयर, मीन्स वेलफेयर को प्रमोट करना जिससे कि सभी का विकास हो। गाइज, नेक्स्ट है आर्टिकल 39 विच इज इक्वल पे प्रिवेंट वेल्थ कंसंट्रेशन। इसमें क्या है कि राज्य को इस तरह की नीतियां बनानी चाहिए, ऐसे आइडियाज अप्लाई करने चाहिए जिससे कि मैन और वुमन दोनों को ही इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिले और जो धन है वो कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित ना हो। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो वेल्थ है, धन है, वो कुछ लोगों के हाथ तक ही सीमित ना हो, कुछ लोगों के हाथ में ही केंद्रित ना हो। इसमें नेक्स्ट है बच्चों, चाइल्ड एंड श्रमिकों, वर्कर्स, इनका
एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना हो। मीन्स इन शॉर्ट कह सकते हैं इसमें आर्थिक न्याय और शोषण से सुरक्षा मिले। सो गाइज नेक्स्ट है आर्टिकल 39A विच इज़ फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड के तहत क्या है, इस आर्टिकल में क्या बताया गया है कि जो पुअर और वीक लोग हैं, गरीब और कमज़ोर लोग हैं, उनको मुफ्त कानूनी सहायता मिल सके जिससे कि वो न्याय पा सके। इससे इक्वल जस्टिस मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लॉयर प्रोवाइड करवाती है गरीब और कमज़ोर लोगों को जो लॉयर नहीं कर सकते, जिससे कि इक्वल जस्टिस प्रोवाइड हो पाता है। सो ये था आर्टिकल 39A विच इज़ फ्री लीगल एड्स। सो गाइज नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 41 विच इज़ राइट टू वर्क। इस आर्टिकल में क्या है, जो राज्य है, स्टेट है, अपनी कैपेसिटी क्षमता के अनुसार लोगों को राइट टू वर्क देता है, राइट टू एजुकेशन देता है, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बुढ़ापा, ओल्ड एज और बीमारी, सिकनेस में सहायता हो सके। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा योजना। सो ये मनरेगा योजना क्या होता है, मनरेगा योजना को समझते हैं। ये मनरेगा योजना है क्या? मनरेगा योजना है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में बना एक ऐसा एक्ट है, ऐसा कानून है जो कि विलेज एरिया के लोगों को गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की गारंटी देता है। इसके अंतर्गत ईच फैमिली, हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन मजदूरी वाला काम देने की कानूनी गारंटी मिलती है। सो जो ये मनरेगा है, इसका एम क्या था? इसका एम था कि जो गांव है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करना। सेकंड है कि जो गरीब परिवार है वहाँ आय के स्रोत देना, मतलब जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है उसको बढ़ाना या देना। एंड एक रीज़न ये भी है जो गांव से लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, उसको भी कम करना। दैट इज़ द रीज़न ऑफ मनरेगा। सो गाइज नेक्स्ट है आर्टिकल 42 ह्यूमेन वर्क कंडीशंस, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हेल्दी, सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशन। इसमें क्या है, जो काम की मानवीय परिस्थितियां हैं वो सेफ होनी चाहिए और हेल्दी होनी चाहिए। मतलब सो इसका एम या उद्देश्य होता है कि ये इंश्योर करें जो वर्क प्लेस है वो सेफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। जो इन्वायरमेंट है वर्क प्लेस का वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, और जो फेयर है, वेतन है, वो भी उचित होना चाहिए, और वर्किंग आवर्स भी हेल्थ वाइज या ज़्यादा नहीं होने चाहिए या कम नहीं होने चाहिए, उचित होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट है मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी हेल्प करता है, उनको एक फेयर मैटरनिटी लीव देता है, जिससे कि उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो ये था आर्टिकल 42, जिसमें एक तो मैटरनिटी रिलीफ दी हुई है एंड सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन दी हुई है। नेक्स्ट आर्टिकल है लिविंग वेज, जो कि है आर्टिकल 43। इसको समझते हैं। लिविंग वेज में क्या है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको एक ऐसी मजदूरी मिले जिससे कि वो सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अच्छा जीवन स्तर जी सके, एक डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ वो जी सके, इतनी मजदूरी उन्हें मिले। जो ये लिविंग वेज है ये मिनिमम वेज से ऊपर का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A विच इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन। इसमें है कि जो उद्योग प्रबंधन होते हैं, जो उद्योग हैं उनके जो प्रबंधन होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, उसमें जो श्रमिक होते हैं, वर्कर होते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करें, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन हो, मतलब वर्कर भी डिसीजन लेने में हेल्प करें या पार्टिसिपेट करें या शामिल हो। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इसमें क्या है, इसमें है जो पब्लिक है उनका पोषण स्तर, न्यूट्रिशन, पब्लिक का न्यूट्रिशन लेवल सुधारना है, पब्लिक हेल्थ को बढ़ाना है। और नेक्स्ट है जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनका यूज़ कम करना है, उनका सेवन कम करना है। जितने भी नारकोटिक्स होते हैं इनका सेवन कम करना है। फॉर एग्जाम्पल से शराब है, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण करना है, ठीक है। तो ये है पब्लिक हेल्थ। सो गाइज यहाँ पे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स मीन्स आर्थिक और सामाजिक समानता हमने पढ़ ली है, जो है आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एंड 47। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको जो हमने डिस्कस किया है वो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।